आप सभी को नमस्कार। जीएस गुरुकुल लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें, स्किप न करें। पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के अंतर्गत। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन, विजयनगर साम्राज्य का शासन राजतंत्रात्मक था, ये तो पता ही है। क्या था? राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक था। राजा को राय की उपाधि से संबोधित किया जाता था, ठीक है। राजा को राय की उपाधि, राय की उपाधि, राजा को राय की उपाधि से संबोधित किया जाता था, ठीक है। राजा के चयन में नायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। राजा के भव्य राज्याभिषेक की परंपरा थी, ठीक है। भव्य राज्याभिषेक, और साथ ही ये बात है कि नायकों की भूमिका होती थी चयन में। नायकों की भूमिका, राजा के चयन में भूमिका होती थी, ठीक है। नायकों की भूमिका होती थी। युवराज को राज्याभिषेक, युवराज के राज्याभिषेक को युवराज पट्टाभिषेकम कहा जाता था। जब युवराज का राज्याभिषेक हो उसको क्या कहा जाता था? युवराज पट्टाभिषेकम। युवराज पट्टाभिषेकम, ये युवराज के लिए शब्द आता है, ठीक है। और सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। विजयनगर शासकों में धर्म के मामले में धर्मनिरपेक्ष की नीति का अनुसरण किया था। क्या होता था? सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश, ठीक है। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश, ये तो ज्यादातर राजतंत्र में यही होता है, सर्वोच्च न्यायाधीश, ठीक है। तो विजयनगर में भी सर्वोच्च न्यायाधीश राजा हुआ करता था, सम्राट। साथ ही सबसे अच्छी बात यह थी कि ये धर्मनिरपेक्षता का अनुसरण करते थे। धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का अनुसरण करते थे, मतलब कि कोई संरक्षित राज्य द्वारा संरक्षित धर्म नहीं होता था। धर्मनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया जाता था, ठीक है। और राज्य संबंधित कार्यों के संचालन के लिए राज्य परिषद होती थी। कार्य का संचालन किससे होता था? राज्य परिषद, राज्य परिषद के द्वारा कार्यों का संचालन होता था, ठीक है। और राजा राज्य के समस्त मामलों एवं नीतियों के संबंध में इनसे परामर्श लेता था। ये राज्य परिषद क्या होती थी? राजा को परामर्श देने के लिए, ठीक है। राजा को परामर्श देने के लिए ये राज्य परिषद होती थी, ठीक। राजा को परामर्श देने के लिए कृष्णदेव राय ने अपने ग्रंथ अमुक्तमाल्यद में राजा और प्रजा के बीच संबंध, राज के कर्तव्य आदि का बड़ा प्रभावकारी वर्णन किया है। तो ये आपको पता ही है कि अमुक्त माल्यद ये राज से संबंधित, किससे? राज व्यवस्था से संबंधित ग्रंथ है, जैसे कि वो थी अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इसमें कृष्णदेव राय ने विधिवत वर्णन किया है कि राजा और प्रजा के बीच क्या संबंध होना चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य होना चाहिए, और इससे संबंधित ये पुस्तक है। कुषाणों की तरह विजयनगर साम्राज्य में भी संयुक्त शासन परिपाटी देखी गई थी। जैसे हरिहर बुक्का को उदाहरण ले सकते हो, है ना। जैसा उदाहरण कुषाणों में भी देखा जाता है। कुषाणों की तरह संयुक्त शासन की परिपाटी, संयुक्त शासन परिपाटी, ये कहाँ था? विजयनगर साम्राज्य में भी देखा गया, विजयनगर में।
विजयनगर में आप इसको देख सकते हो हरिहर बुक्का के रूप में, ठीक है, हरिहर बुक्का के रूप में ऐसा देखा जा सकता है, ठीक। और जैसे इसी तरह देवराज द्वितीय व विजय राय भी थे। मौर्य शासक व्यवस्था की तरह साप्तांग व्यवस्था का अनुसरण किया जाता था। राजा के बाद राज परिषद और इसके बाद शासन संचालन के लिए केंद्रीय परिषद होती थी। मंत्री परिषद का प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी होता था। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था, ठीक है। मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष क्या कहा जाता था? सभा नायक, सभा नायक। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था। राजा युवराज के बाद केंद्र का जो सबसे प्रधान मुख्य अधिकारी प्रधानी होता था, जिसका तुलना हम मराठा कालीन पेशवा से कर सकते हैं। केंद्र में दंड नायक उच्च अधिकारी भी होते थे। दंड नायक पदबोधक नहीं वरन विभिन्न अधिकारियों की विशेष श्रेणी को दंड नायक कहा जाता था, ठीक है। विभिन्न अधिकारियों की विशेष श्रेणी होती थी। विभिन्न अधिकारियों की विशेष श्रेणी होती थी, विशेष श्रेणी, जिसको क्या कहा जाता था? दंड नायक, दंड नायक, ठीक। ये तो व्यवस्था थी केंद्रीय प्रशासन की। इसके बाद था प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन की क्या विशेषता थी? शासन प्रबंधन के लिए विजयनगर साम्राज्य बहुत से प्रांतों में बटा था। प्रांतों में जो इकाई का क्रम मिलता था उसमें राज्य या मंडलम, कोट्टम, जैसे कि सबसे पहले आप देख लीजिए, मान लीजिए साम्राज्य। साम्राज्य किसमें विभाजित हुआ? साम्राज्य राज्य या मंडलम में। राज्य, राज्य या मंडलम, ठीक। राज्य या मंडलम, राज्य मतलब जैसे हम इस समय स्टेट राज्य होता है, उस समय साम्राज्य का जो विभाजन था वो राज्य में था, जिसको मंडलम कहा जाता था। फिर इसके बाद जिला होता था, जिसे कोट्टम या वलनाड कहा जाता था, जिला। इसके बाद जिला में जिसे कोट्टम या वलनाड, कोट्टम या वलनाड मतलब जो आज जिले कहे जाते थे उस समय कोट्टम या वलनाड कहे जाते थे। फिर इसके बाद स्थान जो परगना आज होता है, परगना, परगना जो तहसील से छोटी इकाई के रूप में सामान्यतः मान्य है उत्तर प्रदेश में, उसको नाडु कहा जाता था, ठीक है। परगना लेवल का जो पद स्थान था उसको नाडु कहा जाता था। फिर मेला ग्राम होता था, 50 गांवों का समूह, मेला ग्राम, मेला ग्राम के 50 ग्रामों का समूह था, ग्रामों का समूह था। फिर इसके बाद ग्राम होता था, ठीक, ग्राम, जिसको सामान्यतः पूर्व कह सकते हैं, ये छोटी इकाई थी, पूर्व, ठीक, ग्राम या उर्व इसको कहा जाएगा, ठीक है। और प्रांतों में राज परिवारों के व्यक्तियों के गवर्नर के जो प्रांत होते थे, मतलब मंडलम, तो राज परिवार का व्यक्ति, राज परिवार का व्यक्ति क्या होता था? गवर्नर नियुक्त होता था। राज परिवार का व्यक्ति गवर्नर नियुक्त किया जाता था। और प्रांत शासन में व्यवस्था बनाए रखना गवर्नरों का मुख्य उत्तरदायित्व था। व्यवस्था ये बनाए रखते थे, व्यवस्था बनाए रखना, बनाए रखना क्या था? गवर्नर का उत्तरदायित्व, गवर्नर का उत्तरदायित्व था व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। ग्रामीण प्रशासन के संचालन के प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इसके संचालन के लिए 12 अधिकारियों को नियुक्त की गई थी, जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था, ठीक। जैसे ग्रामीण संचालन, ग्रामीण संचालन कैसे होता था? ऐसे ही, मतलब 12 अधिकारी होते थे,
12 अधिकारी। ठीक, तो ये 12 अधिकारी मिलकर ग्रामीण प्रशासन का संचालन करते थे। इन्हीं को आयंगर व्यवस्था कहा जाता था। आयंगर व्यवस्था, ये व्यवस्था ही आयंगर व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। ठीक, इनकी नियुक्ति राज्य करता था, किंतु इन्हें वेतन के बदले कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी और ये अधिकारी वंशानुगत होते थे और उनको यहाँ तक अधिकार था कि अपने पदों को बेच सकते थे। ठीक, ये जो थे अधिकारी वंशानुगत थे, वंशानुगत थे। इनको कर मुक्त भूमि दी जाती, कर मुक्त भूमि। ठीक है, कोई वेतन नहीं दिया जाता था, वेतन नहीं, कर मुक्त भूमि। और इनके अधिकार भी थे, अपने पद को बेच भी सकते थे, पद को बेच सकते थे। मतलब इनका पद इतना प्रमाणित हो जाता था, इस पर इतना अधिकार था कि वो अपना पद बेच सकते थे। ठीक, इसके बाद भूमि के प्रकार तथा राजस्व व्यवस्था। भूमि के प्रकार, भूमि के प्रकार, इसमें भंडारवाद ग्राम था, भंडारवाद ग्राम। इनके भूमि के प्रकारों में भूमि के प्रकार, पहला क्या है, भंडारवाद ग्राम। ठीक, भंडारवाद ग्राम, तो यह प्रत्यक्ष राजकीय नियंत्रण की भूमि थी। क्या थी? प्रत्यक्ष राजकीय नियंत्रण। ठीक, भंडारवाद भूमि से तात्पर्य क्या था? प्रत्यक्ष राजकीय नियंत्रण की भूमि। ठीक है, इसकी आय का प्रयोग दुर्गों के सुदृढ़ीकरण में किया जाता था। ठीक, जो भी आय होगी इस भूमि से दुर्गों के सुदृढ़ीकरण में किया जाएगा। सुदृढ़ीकरण में, किसमें? दुर्गों के सुदृढ़ीकरण में इसका प्रयोग किया जाएगा। और इस प्रकार की भूमि सबसे कम थी। इसके बाद भूमि की क्वालिटी होती थी ब्रह्मदेह, देवदेह और मठापुर भूमि। राज्य विशेष धार्मिक सेवाओं के लिए भी ब्राह्मणों, मंदिरों और मठों को भूमि देता था। ठीक, यह भी कर मुक्त होती थी। इसके बाद होता था अमरम। अमरम, ठीक, अमरम यह भूमि का सबसे बड़ा वर्ग था जो नायकों को प्रदान किया जाता था। किसको? नायकों को प्रदान किया जाता था। भूमि का सबसे बड़ा वर्ग था, भूमि का सबसे बड़ा वर्ग या भाग था ये अमरम। ठीक, और भूमि पर नायकों का स्वामित्व तो नहीं होता था, इनको प्रदान किया जाता था, लेकिन स्वामित्व क्या होता था? स्वामित्व नायकों का नहीं होता था, नायकों का नहीं होता था। ठीक, स्वामित्व नायकों का नहीं होता था, बल्कि इसमें होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। और रक्त कोडकय, यह शुद्ध भूमि में सौर प्रदान करने वालों को ही, यह युद्ध भूमि में सौर प्रदान करने वालों को दी जाने वाली भूमि थी और कर मुक्त थी। रक्त कोडकय, रक्त क्या था नाम? रक्त कोडकय, रक्त कोडकय। तो जो युद्ध भूमि में सौर्य जिनका होता था, उन्हीं को सौर्य प्रस्तुत करते थे, उन्हीं को यह भूमि दी जाती थी। इसके बाद अगला है सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई व्यवस्था कैसे होती थी? सिंचाई व्यवस्था पर विजयनगर शासकों ने विशेष बल देते हुए नहरों और बांधों का निर्माण कराया था। क्या था? नहरों का निर्माण और बांधों का भी निर्माण हुआ था। बांधों का निर्माण, नहरों का निर्माण किया गया था और बांधों का निर्माण कराया गया था। यहाँ तक कि सिंचाई साधनों का विकास करने वाले को राज्य कर मुक्त भूमि भी दे सकता था और सिंचाई साधनों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य द्वारा स्थानीय करों
की माफी का उल्लेख भी मिलता है। यदि कहीं सिंचाई व्यवस्था नष्ट हो जाती थी तो राज्य अपने साधनों से उसकी मरम्मत करवाता था। सिंचाई व्यवस्था में पूंजी निवेश द्वारा भी आय प्राप्त की जाती थी, जिसे तमिल क्षेत्र में दासवंदा तथा आंध्र व कर्नाटक क्षेत्र में कोट्टकुडगय कहा जाता था। ठीक है, सिंचाई व्यवस्था में पूंजी निवेश भी किया जा सकता था, जिसको क्या नाम था, दासवंदा, तमिल क्षेत्र में और इसमें आंध्र व कर्नाटक क्षेत्र में कोट्टकुडगय था। कहां पर? आंध्र व कर्नाटक क्षेत्र में, आंध्र व कर्नाटक क्षेत्र में। ठीक, इसके बाद भू राजस्व। हिंदू साम्राज्य आय की यह जो है आय का सबसे बड़ा साधन था। ठीक है, साम्राज्य की। भू राजस्व यह साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। भू राजस्व साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत। ठीक है, ये आय का सबसे बड़ा स्रोत था और जो सामान्यतः हिंदू विद के अनुसार 1/6 होता था। ठीक है, हिंदू विद में जो शास्त्र संगत भू राजस्व है वो कितना है? उपज का 1/6 भाग। ठीक, सेम यही व्यवस्था वहां की हिंदू शास्त्र के अनुसार जो व्यवस्था है उपज का 1/6 ये वहां होता था। ब्राह्मण व मंदिरों को भूमि पर क्रमशः 1/20 और 1/30 ठीक जैसा न्यूनतम कर लगाया जाता था। जैसे जो ब्राह्मण थे उनको जो जमीन थी उस पर 1/20 और जो मंदिर थे मंदिर पर 1/30। ठीक, 1/30 ये कर व्यवस्था थी। ये ब्राह्मण और मंदिरों को, ठीक, ये दोनों में कम था। ब्राह्मणों भूमि पर 1/20 था और मंदिर पर 1/30 कर व्यवस्था थी। ठीक है, कृष्णदेवराय के समय में साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण कराया गया और राजस्व के अनुमान को आकलित किया गया था। और आयात की मदें हुआ करती थी और निर्यात की भी मदें होती थी। जैसे आयात क्या होता था? घोड़ा, हाथी दांत, मलमल, रेशमी कपड़े, दक्षिण पूर्वी एशिया से मसाले आदि। निर्यात क्या होते थे? सफेद चावल, गन्ना, लोहा, हीरा आदि। ठीक, इसके बाद है सिक्के। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली भारत की सर्वाधिक प्रशंसनीय मुद्रा प्रणालियों में से एक है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था, 52 ग्रेन का था। ये स्वर्ण का था जिसको वराह बोलते थे। ये 52 ग्रेन का होता था। ठीक है, स्वर्ण का सिक्का, स्वर्ण वराह, ये 52 ग्रेन का होता था सिक्का। ठीक, ये सोने का सिक्का था, स्वर्ण वराह 52 ग्रेन का था। और इसे विदेशी यात्रियों ने पगोड़ा कहा है। यात्रियों ने क्या कहा है? विदेशी पगोड़ा इसी को कहा है, स्वर्ण वराह को विदेशी यात्रियों ने पगोड़ा कहा है। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। चांदी के सिक्के क्या थे? चांदी के सिक्के ये तार कहलाते थे। ठीक, चांदी के सिक्के तार कहलाते थे। हरिहर प्रथम के सिक्कों पर हनुमान एवं गरुड़ की आकृतियां अंकित है। हरिहर के सिक्कों पर सिक्के क्या थे? हनुमान और गरुड़, इनका अंकन हो हरिहर के सिक्कों पर। हनुमान और गरुड़ का अंकन, आकृतियों का अंकन मिलता है। तुलु वंश के सिक्के सामान्यतः उमा महेश्वर, वेंकटेश, बालकृष्ण आकृतियां मिलती हैं।
किसके? तुलु वंश के सिक्कों पर। तुलु, उमा और किसका? उमा महेश्वर वेंकटेश बालकृष्ण, उमा महेश्वर वेंकटेश और बालकृष्ण, इनकी आकृतियां मिलती हैं तुलु वंश के सिक्के पर। ठीक इसी तरह और भी सिक्के हैं, जैसे सदाशिव राय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण का अंकन मिलता है। सदाशिव राय, सदाशिव राय लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण का अंकन मिलता है सदाशिव राय के सिक्कों पर। आर्यभट्ट वंश के शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे तथा इनको सिक्कों पर शंख एवं चक्र अंकित हैं। आर्यभट्ट वंश, आरावीड वंश क्या है? शंख एवं चक्र। ये वैष्णव धर्मानुयायी थे, वैष्णव धर्मानुयायी थे। कौन? आर्यभट्ट वंश वाले जो संगम वंश के लास्ट थे, अंतिम, वो वैष्णव धर्मानुयायी थे। ठीक है, और इनमें शंख और चक्र मिले हैं। पुर्तगालियों ने विजयनगर के सिक्कों की तुलना होड़ से की है। ठीक, पुर्तगालियों ने विजयनगर सिक्कों की तुलना होड़ से की, होड़ से। ठीक है, विजयनगर सिक्कों की तुलना होड़ से की है। किसने? पुर्तगालियों ने। इसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था, विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था। ठीक, तो सामाजिक व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य समाजशास्त्री परंपराओं के आधार पर प्रचलित था। यहाँ वर्ण व्यवस्था, वर्ण एवं जाति व्यवस्था का प्रचलन था। कहने का मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि वर्ण एवं जाति व्यवस्था थी। ठीक, कहां पर? विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक व्यवस्था में। सामाजिक व्यवस्था में, यहां सामाजिक व्यवस्था में वर्ण एवं जाति की व्यवस्था थी, उसका प्रचलन था। ब्राह्मणों को सर्वाधिक अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, ब्राह्मणों को सर्वाधिक अधिकार दिए गए थे, प्राप्त थे। ठीक है, ब्राह्मणों को सर्वाधिक अधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मण शासन के उच्च पदों पर आसीन थे और समाज में क्षत्रिय वर्ग की अनुपस्थिति थी। क्षत्रिय वर्ग था ही नहीं। ठीक है, समाज में क्षत्रिय वर्ग नहीं था, या इसकी आप कह सकते हैं अनुपस्थिति थी। क्षत्रिय वर्ग की समाज में अनुपस्थिति थी, क्षत्रिय वर्ग नहीं था। ठीक है, तो इसके कारण जो दूसरा स्थान था वो चेट्टियों या सेट्टियों को था। दूसरा स्थान किसको मिला था? चेट्टियों या सेट्टियों को। ठीक, दूसरा स्थान चेट्टियों या सेट्टियों के था। ये सामान्यतः ये व्यापार करते थे, व्यापार इन्हीं के हाथों में था, व्यापारी थे। व्यापार करने वाले चेट्टियों और सेट्टियों का समाज में दूसरा स्थान था। उत्तर भारत के आए लोग भी यहाँ व्यवसाय से जुड़ने लगे और चेट्टियों को ही समतुल्य व्यापार करने वाले दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पांचाल कहा जाता था। कोल्लार, जुलाहे, कंबलर अर्थात चपरासी, शस्त्रवाहक, नाई और आन क्षेत्र के रेड्डी कुछ महत्वपूर्ण समुदायों में गिने जाते थे। विजयनगर साम्राज्य में दस्तकारी श्रेणी में बढ़ाई का विशेष महत्व था। सदाशिव राय ने नाइयों पर से कर हटा लिया था। ठीक, नाइयों का बहुत महत्व था, तो सदाशिव राय ने नाइयों से कर हटा लिया था। ठीक है, नाइयों से कर हटा लिया था। किसने? सदाशिव राय ने।
और बढ़ई का विशेष स्थान था। बढ़ई का विशेष स्थान था। इसी तरह महिलाओं की स्थिति देखी जा सकती है। महिलाओं की स्थिति, ठीक, तो महिलाओं की क्या स्थिति थी? तुलनात्मक रूप में महिलाओं की स्थिति अच्छी मानी जाती थी। यहां पर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं की क्या स्थिति थी? अच्छी स्थिति थी। तुलनात्मक रूप से महिलाओं की स्थिति अच्छी मानी जाती थी और वो कुछ निम्नलिखित कई भूमिकाएं भी ये निभाती थी, जैसे राज्य के कार्यों को लिखना, आय व्यय की गणना करना, ठीक, राज्य के कार्यों को लिखना, आय व्यय की गणना, आय व्यय की गणना, और इसी तरह मल्ल युद्ध में भाग लेना, ज्योतिष, मल्ल युद्ध में भाग लेना, ज्योतिष में भी ज्योतिष भी करते थे। ज्योतिष, अंगरक्षक, पहरेदार, न्यायाधीश, ठीक, अंगरक्षक, पहरेदार, न्यायाधीश लगभग सारे अच्छे कार्य करती थी, इसलिए अच्छी स्थिति मानी जाएगी, ठीक। न्यायाधीश और नृत्य तथा गायन वादन, ठीक। इस तरह इनके काम क्या थे? राज्य के कार्यों को लिखना, आय व्यय की गणना, मल्लयुद्ध, ज्योतिष, अंगरक्षक, पहरेदार, न्यायाधीश, नृत्य, गायन, वादन। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ठीक। साम्राज्य में गणिकाओं की भी उपस्थिति थी, जो पहले दक्षिण भारत में सामाजिक व्यवस्था का अंग बन चुकी थी। विशेष यह है कि इन पर अध्यारोपित कर के द्वारा पुलिस को वेतन दिया जाता था। देखिए वहां पर जो महिलाओं में जो गणिकाएं होती थी, गणिकाओं की स्थिति भी अच्छी थी। कहने का मतलब है कि हे दृष्टि से नहीं देखा जाता था, अच्छी थी। इनके प्रति समाज की बहुत बुरी दृष्टि या बहुत बुरा नहीं माना जाता था। और इनकी जो गणिकाओं की आय है, गणिकाओं की आय, इनसे जो आय मिलता था उसी से वे पुलिस का वेतन दिया जाता था। किससे? हाँ, पुलिस का वेतन दिया जाता था, ठीक। पुलिस का वेतन दिया जाता था, ठीक है। गणिकाओं की आय से पुलिस का वेतन दिया जाता था। ये बात वहां पर कुछ विशेष थी। ऐसी व्यवस्था बहुत ही, ठीक, मतलब जो गणिकाओं की आय से मतलब क्या है कि जो गणिकाओं के कर से आय थी, उसी कर से पुलिस का वेतन दिया जाता था। मतलब ऐसी व्यवस्था यहाँ पर इस साम्राज्य में थोड़ा सा अद्वितीय लग रही थी, इसलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण था। समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था। ये भी अच्छी स्थिति का द्योतक है। पर्दा प्रथा जहां होता है, जहां स्थिति महिलाओं खराब होती है, वहीं पर्दा प्रथा होता है, ठीक। तो उसका प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का उल्लेख विभिन्न विदेशी यात्रियों ने भी किया है, जिसमें बरबोसा, नूनीज व सीजर फ्रेडरिक। कौन? बारबोसा, नूनीज और सीजर फ्रेडरिक। इन लोगों ने सती प्रथा का वर्णन किया है कि माना है कि सती प्रथा थी, लेकिन ये विशिष्ट वर्ग में ही थी, ठीक है। सती प्रथा थी और इन्होंने माना है कि थी सती प्रथा, लेकिन ये कहाँ था? नायकों, राज परिवार तक सीमित थी। ये नायकों एवं राज परिवार में ही थी सती प्रथा। कहाँ था? नायकों और
राज परिवार में, राज परिवार में, ठीक है। ब्राह्मणों और चट्टियों में भी नहीं थी, ठीक है। ब्राह्मणों और चट्टियों में भी नहीं थी, चट्टियों में भी नहीं थी सती प्रथा, ब्राह्मणों और चट्टियों में भी नहीं थी, केवल राज परिवार में ही थी, ठीक है। और बाल विवाह का भी प्रचलन था, जिसके कारण दहेज प्रथा का भी विकास हुआ, किंतु राज्य ने दहेज को कुप्रथा मानते हुए असंवैधानिक घोषित करने का निर्णय लिया था, जिसमें ब्राह्मणों को भी स्वीकारोक्ति प्राप्त थी। विधवा विवाह मान्य होता था, ठीक है। संभवतः इस पर टैक्स लगता था, जिसे कृष्णदेव राय ने समाप्त कर दिया। विधवा विवाह मान्य था, ठीक। तो क्या था? विधवा विवाह, विधवा विवाह मान्य था, ठीक है। विधवा विवाह मान्य था, इस पर टैक्स लगता था। कृष्णदेव राय ने उसे समाप्त किया था। कृष्णदेव राय ने कर समाप्त किया था, कर समाप्त किया था। किस कर को? जो विधवा विवाह पर लगता था, ठीक। और मंदिरों में देव पूजा में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इन्हें आजीविका के लिए या तो भूमि दी जाती थी या अथवा नियमित वेतन दिया जाता था, ठीक। जो मंदिरों में महिलाएं रहती थी, महिलाएं, वो देवदासी कहलाती थी, देवदासी। ये आज भी पाया जाता है, हालांकि अब बिगड़ा रूप है, ठीक है। तो ये अब एक कुप्रथाओं में इसकी गिनती होती है, उस समय अच्छा रहा होगा। इनको कर मुक्त भूमि दी जाती थी देवदासियों को, ठीक। इन्हें आजीविका के लिए भूमि दी जाती थी और या नियमित वेतन भी दिया जाता था, ये भी बात है। भूमि या नियमित वेतन, भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था, ये दोनों बात थी जो मंदिरों में देवदासियां या महिलाएं नियुक्त की जाती थी, ठीक। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य को क्रय विक्रय वेश्यावग कहा जाता था, ठीक। दास प्रथा थी, इन्हें वेश्यावग, वेश्यावग अर्थात क्रय विक्रय किया जाता था, तो दास प्रथा थी। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष को गंडपेद्र नामक आभूषण पैरों में पहनाया जाता था, जो कड़ों की भांति होता था। मनोरंजन के क्षेत्र में विजयनगर राज्य में विविधता थी। बोमलाट छाया नाटक था, जिसे मंडपों में आयोजित किया जाता था। रक्षगान विकास विजयनगर में ही हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में शतरंज और पासा अत्यंत लोकप्रिय खेल था। क्या था? शतरंज और पासा, ये दोनों लोकप्रिय खेल थे, लोकप्रिय खेल। कहां पर? विजयनगर साम्राज्य में, ठीक। ये दोनों लोकप्रिय खेल थे, ठीक है। और कृष्णदेव राय स्वयं शतरंज में रुचि लेता था। ये कृष्णदेव राय भी इसमें रुचि लेता था। कृष्णदेव राय किसमें लेता था? शतरंज में, ठीक। राज्य में रामनवमी, महानवमी, नवरात्रि आदि त्योहार मनाए जाते थे। रामनवमी, रामनवमी, महानवमी, महानवमी, नवरात्र, ये सब क्या थे? त्योहार थे, त्योहार के रूप में मनाए जाते थे, जिसमें प्रजा की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। इस पर्व पर बड़ी संख्या में बलि दी जाती थी। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किए जाते थे। मठों, अग्रहारों और मंदिरों में शिक्षा प्रदान किया जाता था। कहां पर? मठों, अग्रहारों और मंदिरों, मठों, अग्रहारों और मंदिरों में शिक्षा प्रदान किया जाता था। शिक्षा प्रदान किया जाता था। मठों, अग्रहारों और मंदिरों में शिक्षा प्रदान किया जाता था। अग्रहारों में मुख्यतः वेदों की शिक्षा दी जाती थी। अग्रहारों में वेदों की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। अग्रहारों में
वेदों की शिक्षा दी जाती थी। इस तरह विजयनगर का प्रशासन, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे अष्टदिग्गज में शामिल कवि, ठीक है, अष्टदिग्गज में शामिल कवि कौन कौन थे? अष्टदिग्गज में शामिल कवि कौन कौन थे? अल्सन पेदन, अल्सन, तो कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गजों में शामिल कवि हैं और उनकी ये रचनाएं हैं। सबसे पहले हैं क्या? अल्सन पेदन, अल्सन पेदन, इनकी रचना है मनुचरितम एवं हरिकथासार। क्या रचना है? मनुचरितम एवं हरिकथासार। दूसरे हैं नंदीतिम, इनका रचना है परिजात हरण। किसकी? नंदीतिम, रचना परिजात हरण। तीसरे हैं भट्टमूर्ति, इनकी रचना है नरस भूपालियम और हरिचंद्रन लोपाख्यानम। ठीक है, क्या है? कौन? भट्टमूर्ति, इनकी रचना है नरस भूपालियम और हरिचंद्रन लोपाख्यानम। फिर इसके बाद चौथे पर हैं धूर्जति, इनकी रचना है कलहस्ती महात्म्य। धूर्जट की रचना है कलहस्ती महात्म्य। फिर इसके बाद है मल्लन, इनकी रचना है राजशेखर चरित्र। ठीक, मल्लन राजशेखर चरित्र। फिर इसके बाद है अच्युतराज रामचंद्र, इनका रचना है सकल कथा सार संग्रह। क्या रचना है? सकल कथा सार संग्रह रामाभ्युदयम। अगला रामाभ्युदयम। फिर इसके बाद है पिंगाली सूरत, इनकी रचना है राघव पांडिय। क्या? राघव पांडिय। फिर इसके बाद है तेनाली रामकृष्णन, इनकी रचना है पांडुरंग महात्म्य। ठीक, पांडुरंग महात्म्य। फिर इसके बाद तेलुगु के 5 महाकाव्य हैं और उनके रचनाकार इस प्रकार हैं। आमुक्त माल्यद, ये कृष्णदेव राय की है। मनुचरितम अल्सन पेदन की है। वसुचरित ये भट्टमूर्ति की है। राघव पांडवीयम ये पिंगल सूरत की है। पांडुरंग महात्म्य तेनाली रामकृष्ण की है। ठीक है, अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय, मनुचरितम अल्सन पेदन, वसुचरित भट्टमूर्ति, राघव पांडवीयम पिंगल सूरत, पांडुरंग महात्म्य तेनाली रामकृष्ण। ठीक है, इसके बाद संक्षेप में हम काल भी देख लेते हैं। संगम वंश के प्रमुख शासक एवं काल। ठीक है, संगम वंश के प्रमुख शासक